बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ब्लॉक 6 के CFIC स्टार्ट करने लगे हैं और जो हमारा सबसे पहला CFIC है वो है GCS स्केल के रिगार्डिंग। GCS स्केल क्या होता है? इसका नाम है जी ग्लासगो कोमा स्केल। इस स्केल से हम क्या चेक करते हैं? इस स्केल से हम अपने मरीज़ का कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं। ठीक है जी। 1974 में ये स्केल मुरतब किया गया था, बनाया गया था इसलिए कि जो हमारे ICU के पेशेंट होते हैं, जो स्पेशली कोमा में पेशेंट होते थे, उनका कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए कि जी ये हमारा कोमा में पेशेंट है तो ये किस लेवल के कोमा में है। सही है। उसके बाद यही स्केल हम इमरजेंसी में यूज़ करने लग गए उन मरीज़ों के लिए जो हेड इंजरीज़ के साथ आते थे। ठीक है कि हेड इंजरीज़ उनकी किस लेवल की हेड इंजरी है, किस लेवल की ब्रेन इंजरी उनमें हुई है, तो ये GCS स्केल उसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, GCS स्केल बहुत आसान है, लाइक इतना आसान है कि आप 2 मिनट में असेस कर सकते हैं अपने पेशेंट का कॉन्शियस लेवल। पहले मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये जस्ट इसकी याद करने वाली चीज़ें वो हैं जो आप 4 से 5 मिनट में, अगर आपको बेसिक नॉलेज पता हो तो 4 से 5 मिनट में आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं GCS स्केल की तरफ। अब आप एक दफ़ा जहन से वो चीज़ें निकाल दें कि जी मैंने स्कोरिंग याद करनी है, मैंने ये चीज़ याद करनी है, वो चीज़ याद करनी है। जस्ट आप अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको उसको समझें, उसके बाद मैं आपको चीज़ बता दूंगा कि ये चीज़ आपने याद करनी है, वो आप याद कर लेंगे। GCS स्केल इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेगा, प्लस इसके एग्जामिनेशन में आपके फुल बटा फुल मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब GCS स्केल में हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। ठीक हो गया। उन 3 चीज़ों में क्या कुछ है? एक आपकी आंखें, आंखों का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। मुंह का रिस्पॉन्स यानी बोलने का रिस्पॉन्स, मतलब 2 चीज़ें तो आपके चेहरे पे आ गई ना, आंखें, मुंह और बंदे का वैसे रिस्पॉन्स, उसको जो मोटर रिस्पॉन्स होता है वो, ये 3 चीज़ें हम चेक करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको ये सब्जेक्ट के करीब लेके आता हूँ और सब्जेक्ट को पेशेंट वाली पोजीशन में लेके आता हूँ, जिस पोजीशन में जब आप अप्रोच करेंगे स्टेशन को तो पेशेंट लेटा हुआ होगा। और एक और बात, जो ये GCS वाला स्टेशन है ये एक एमरजेंसी प्रोसीजर होता है और मोस्टली इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है या वो एमरजेंसी में आता है, तो इसमें जो कंसेंट है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका उन्होंने दिया हुआ है, जो UHS ने एक वो फ्रेमवर्क दिया होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आई थिंक सो उन्होंने उसमें भी नहीं लिखा हुआ। वो अगर आप एक दफ़ा देख लीजिएगा या अपने प्रोफेसर से पूछ लें कि जी हम इसमें लें कंसेंट या नहीं लें, क्योंकि हर प्रोफेसर का डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो नॉर्मली जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे तब आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनेशन में आप अपने प्रोफेसर से पूछ लें या वो UHS वाला वो जो उन्होंने दिया हुआ है आपको फ्रेमवर्क सा, उसको देख लें कि उसमें है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें हो। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने पेशेंट पे और देखते हैं कि हम इसमें GCS स्केल को किस तरह एग्जामिन करेंगे। अब हम सबसे पहले चेक करने लगे हैं आई रिस्पॉन्स। अब लेट्स सपोज आपने पेशेंट को अप्रोच किया है और पेशेंट इस तरह आंखें खोल के आपको देख रहा है। ठीक है, अगर एक मरीज़ आंखें खोल के इस तरह आपको देख रहा है तो आई का एग्जामिनेशन आपका वहीं पे पूरा हो जाता है जी। आपने आई के एग्जामिनेशन में उसको 4 नंबर दे देने हैं। ठीक है, GCS सिस्टम में एक्चुअली आप पेशेंट को मार्क्स देते हैं। तो अगर पेशेंट की आंखें खुली हुई हैं, वो आपको देख रहा है, तो आपने उससे अगली बात ही नहीं करनी है। आई का एग्जामिनेशन वहीं पे पूरा हो गया, आपको आई के 4 नंबर मिल गए। उसके बाद जी अगली चीज़, अच्छा जी, अब उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज आपने पेशेंट को अप्रोच किया, पेशेंट इस तरह आंखें बंद करके लेटा हुआ है। ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि जी भाईजान, या अगर आपको उसका नाम पता है तो नाम लेके उस्मान, उस्मान अपनी आंखें खोलो। ठीक है, पेशेंट ने आंखें खोल दी। अगर ये प्रैक्टिस करने पे पेशेंट आंखें खोल रहा है तो आपने मरीज़ को 3 नंबर दे देने हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने पेशेंट को अप्रोच किया। अगला सिनेरियो ये है कि जी पेशेंट की आंखें बंद हैं, आपने पेशेंट को अप्रोच किया है, आपने पेशेंट को नाम लेके पहले पुकारा, उस्मान, उस्मान अपनी आंखें खोलो। ठीक है, पेशेंट ने आंखें नहीं खोली। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको पेन स्टिमुलस देना है। पेन स्टिमुलस आप 3 जगह पे दे सकते हैं। एक तो आप उसका जो नेल बेड होता है उसको इस तरह पिंच कर सकते हैं, उसका ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज होती है इसको इस तरह कर सकते हैं, या जो सबसे एक इफ़ेक्टिव वे होता है वो ट्रेपीजियस का होता है। आप उसको ट्रेपीजियस से करेंगे, मतलब आपने अप्रोच किया पेशेंट को, उस्मान, उस्मान अपनी आंखें खोलो, पेशेंट ने नहीं खोली, आपने यहाँ पे स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस देने के बाद पेशेंट ने अपनी आंखें खोल दी हैं।
अब ये अगर वो पेशेंट प्रेशर स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में अपनी आंखें खोल रहा है तो आपने उसको 2 नंबर दे देने हैं। ठीक हो गया जी। अब आपको पता चल गया कि 4 नंबर कब देने हैं। अगर आपने पेशेंट को अप्रोच किया, उसकी आंखें खुली हैं, आपने 4 नंबर दे दिए। अगर पेशेंट की आंखें बंद हैं, आपने उसको कहा कि भाई साहब अपनी आंखें खोलें, तब पेशेंट ने अपनी आंखें खोली हैं, आपने 3 नंबर दे देने हैं। अगर तब भी वो आंखें नहीं खोल रहा तो आपने प्रेशर देना है। अगर वो प्रेशर के रिस्पॉन्ड में आंखें खोलता है तो आपने 2 नंबर दे देने हैं। अगर पेशेंट प्रेशर के रिस्पॉन्स में भी आंखें नहीं खोल रहा तो सॉरी, तो आपने पेशेंट को 1 नंबर दे देना है। ठीक है, ये आपका आई एग्जामिनेशन यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा, आई एग्जामिनेशन में अब आपने देखा कि मैक्सिमम हमने 4 नंबर दिए, ठीक है, और मिनिमम नंबर हमने 1 दिया। अब ये इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब जब आपने आई का एग्जामिनेशन कर लिया तो आई में आपने अपने जहन में जितने मार्क्स पेशेंट को दिए वो जहन में रख लिए कि जी मैंने इतने मार्क्स अपने पेशेंट को दे दिए हैं। प्लस लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है कि जो अंधा है, उसमें तो आप आई एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, या किसी वजह से उसको इतना एडीमा आया हुआ है आंखों पे कि वो आंखें खोल ही नहीं रहा, तो उसमें आपने NT लिख देना है, नॉट टेस्टेबल। ठीक हो गया जी। ये चीज़ होगी आपकी आई ओपनिंग में। अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं जी, वर्बल रिस्पॉन्स आपने कैसे चेक करना है। अच्छा, वर्बल रिस्पॉन्स में अब आपने मरीज़ से पूछना है कि अब मरीज़ ने आंखें खोल दी, मरीज़ आपकी तरफ देख रहा है, मरीज़ से आपने पूछना है कि जी आपका नाम क्या है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद उस्मान। पेशेंट ने बता दिया। आप कहाँ पे हो इस वक्त? घर पे हूँ जी। पेशेंट ने आपको अपना नाम बता दिया कि मैं इस जगह पे हूँ। ठीक है, उसके बाद जो पास खड़ा होगा मरीज़ के, कोई ना कोई बंदा, आपने पूछना है ये कौन है। ठीक है, कोई उसका रिश्तेदार होगा तो वो बताएगा कि ये जी मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे वालिद है या वालदा है, वो ये बता देगा आपको। अगर मरीज़ आपको ये चीज़ें बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो ओरिएंटेड है। ठीक है, वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, उसको आपने 5 नंबर दे देने हैं। ठीक हो गया जी। अब हम वर्बल में आ गए। पहले हम आई में थे, आई में हमने मैक्सिमम 4 नंबर दिए। 4 नंबर देने के बाद अब अगले स्टेप पे आ गए हैं, वर्बल को चेक कर रहे हैं। वर्बल में हमने पेशेंट से नाम पूछा, किस जगह पे हो, ये जो आपके साथ बंदा खड़ा है ये कौन है, ये चीज़ पूछ ली। ठीक है, अगर ये पेशेंट चीज़ें बता रहा है तो आपने पेशेंट को 5 के 5 नंबर दे देने हैं। अच्छा जी, अब हम वर्बल रिस्पॉन्स के अगले स्टेप पे आ गए हैं। लेट्स सपोज अब आपने पेशेंट से पूछा है जी आपका नाम क्या है जी, क्या नाम है आपका, और आप इस वक्त कहाँ पे हो? मुझे नहीं पता। ठीक हो गया जी। अब आपका पेशेंट कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, सही है। अब वो आपको अप्रोप्रिएटली आंसर नहीं दे रहा, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है, वो ये क्वेश्चन समझ रहा है कि ये बंदा मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, लेकिन वो नाम उसको अपना याद नहीं आ रहा, उसको ये पता नहीं लग रहा कि मैं किस जगह पे हूँ। क्वेश्चनिंग वो समझ रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा, वो उसका जहन साथ नहीं दे रहा, या उस जहन उसको बता नहीं रहा कि जी आपका नाम ये है, आप फ़लाँ जगह पे हैं, या जो बंदा आपके साथ खड़ा है वो आपका ये लगता है। तो आपने इस केस में पेशेंट को दे देने 4 नंबर। ठीक हो गया जी। मतलब अब मैं अगेन रिपीट मैं ज़्यादा इसलिए कहता हूँ कि आपको याद रह जाए। आपने मरीज़ से पूछा कि जी आपका नाम क्या है, किस जगह पे है, ये बंदा जो आपके साथ खड़ा है कौन है। पेशेंट ने आंसर कर दिया, आपने 5 नंबर दे दिए। उसके बाद आपने मरीज़ से पूछा इन अदर केस कि जी आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे हैं, ये आपके साथ जो भाई साहब खड़े हैं ये कौन है। मरीज़ कन्फ्यूजिंग स्टेट में लेकिन आपके क्वेश्चंस को समझ रहा है, तो आपने उसको दे देने 4 नंबर। अच्छा जी, अब आपने पेशेंट से जो तीसरा केस है उसमें पेशेंट को इस तरह प्रेजेंट करेगा, भी आपने गौर से देखना है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मुझे स्कूल नहीं जाना। आपको स्कूल नहीं जाना है, और आप इस वक्त हो कहाँ पे? मुझे खेलने जाना है। आपको खेलने जाना है। अच्छा जी, अब आपने देखा कि आपने मरीज़ से एक सवाल पूछा, मरीज़ को समझ नहीं लग रही कि ये सवाल क्या पूछ रहा है, वो कोई और ही जवाब दिए जा रहा है। ठीक है, जब इस तरह का कोई केस आता है तो आपने मरीज़ को 3 नंबर दे दिए। ठीक हो गया जी। मतलब क्वेश्चन आपने कुछ किया है, आंसर वो कुछ कर रहा है। ठीक हो गया, इस पे आपने दे देने पेशेंट को 3 नंबर। अच्छा जी, अब अगले केस में हम पेशेंट के पास खड़े हैं जी, क्या नाम है आपका? ठीक है, पेशेंट इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है, पेशेंट कोई प्रॉपरली आंसर नहीं दे रहा। अगर इस तरह का केस हो 2 नंबर आपने दे देने हैं। और अगर आप पेशेंट को बुलाई जा रहे हैं पेशेंट की आंखें बंद हैं,
पेशेंट आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपने पेशेंट को 1 नंबर दे देना है। ठीक हो गया जी। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने आंखें देखी, आंखों में मैंने बताया आपको कि जब पेशेंट आंखें खोल के पड़ा हुआ है, देख रहा है आपको, 4 नंबर। अगर पेशेंट को आपने नाम लेके बुलाया है या कहा भाई साहब आंखें खोलें, तो उसने आंखें खोली हैं, 3 नंबर। अगर आपने कोई प्रेशर स्टिमुलस दिया है उसके बाद पेशेंट ने आंखें खोली हैं, 2 नंबर। अगर वो आंखें खोल ही नहीं रहा तो 1 नंबर। उसके बाद हम मुंह को चेक कर रहे हैं, यानी उसके बोलने के रिस्पॉन्स को। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, आपने पूछा भाईजान आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे हैं, ये जो आपके साथ खड़े हैं ये कौन है, पेशेंट वो सही जवाब दे रहा है, 5 नंबर। अगर पेशेंट थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि जी हमने पूछा आपका क्या नाम है, वो इधर उधर देखने लग गया या उसने कहा मुझे नहीं पता, मतलब उसको ये पता है कि वो उससे सवाल क्या पूछा जा रहा है, वो जवाब नहीं दे पा रहा, 4 नंबर आपने दे देने। अगर आपने पेशेंट से पूछा जी आपका क्या नाम है, तो वो जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि जी मैंने खेलने जाना है, ये हर वक्त खेलते ही रहते हैं, तो आपने इन्हें कह देना है कि ये जी 3 नंबर है, मतलब क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर ये कुछ कर रहा है। उसके बाद आपने पेशेंट से पूछा जी आपका क्या नाम है, कहाँ पे हैं, पेशेंट जवाब नहीं दे पा रहा, जस्ट वो मुंह से आवाज़ें निकाल रहा है। अगर इस तरह का सिनेरियो हो, आपने 2 नंबर दे देने हैं। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तो आपने जस्ट 1 नंबर दे देना है, और यहाँ पे आपका वर्बल रिस्पॉन्स भी पूरा हो गया। अब उसके बाद अगला आ जाता है आपका मोटर रिस्पॉन्ड। मोटर रिस्पॉन्ड भी बहुत ही आसान है, मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, मोटर रिस्पॉन्स में जब आपने पेशेंट को अप्रोच करना है तो आपने पेशेंट को कोई ना कोई कमांड देनी है। ठीक है, मतलब आपके पहले 2 एग्जामिनेशन पूरे हो गए, अब लास्ट वाला जो मोटर रिस्पॉन्स है आप उसको देख रहे हैं। आपने पेशेंट को कहना है कि जी अपना मुंह खोलें, ज़बान बाहर निकालें। ठीक है जी, पेशेंट ये कमांड को फॉलो कर रहा है। ये मेरी आप दोनों उंगलियां पकड़ें। ठीक है, ज़ोर से पकड़ें, सही हो गया। अपना हाथ ऊपर उठाएं, ठीक हो गया, नीचे कर लें। अब पेशेंट को आप जो कमांड्स दे रहे हैं पेशेंट उनको ओबे कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का केस हो कि पेशेंट को आप जो कमांड दे रहे हैं वो उसको ओबे कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, तो आपने पेशेंट को दे देने 6 नंबर। आँख के रिस्पॉन्स में हमने दिए थे 4 नंबर मैक्सिमम। बोलने के रिस्पॉन्स में हमने मैक्सिमम 5 नंबर दिए थे, और ये जो लास्ट वन है मोटर रिस्पॉन्स, इसमें हम देंगे मैक्सिमम 6 नंबर। अब पेशेंट्स आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, आपने मरीज़ को 6 नंबर दे देने, एग्ज़ाम ख़त्म। अच्छा जी, अब इन सेकंड केस आपका पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है, आपने उसको कहा है कि जी ये मेरा हाथ पकड़ें, मुंह खोलें, वो आपकी जो कमांड है उसको ओबे नहीं कर रहा। फिर आपने क्या कहना है, आपने पेशेंट को पेन स्टिमुलस देना है। आपने पेशेंट को ये, अब यह है ना, ये मैंने दबाया यहाँ से, यहाँ पे पेशेंट को पेन हुई है, वो अपना हाथ उस पेन की तरफ लेके गया है, मतलब वो पेन को लोकलाइज कर पा रहा है। अगर एक पेशेंट ऐसा कर रहा है, उसकी वैसे आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आप जहाँ पे पेन दे रहे हैं वो अपना हाथ उस तरफ लेके जा रहा है, तो आपने उसको 5 नंबर दे देने हैं। अच्छा जी, अब आपने लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर दिया, पेशेंट अपना जो हाथ है वो पेन वाले पॉइंट की तरफ नहीं लेके गया, उसने पेन को लोकलाइज नहीं किया। ठीक है, आपने अगेन यहाँ पे प्रेशर देना है। अब वो क्या करेगा, वो अपनी ये जो बाजू है वो थोड़ा सा फ्लेक्स करेगा, और उसके बाद अगेन वो ड्रॉप हो जाएगा। ये इसको कहते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स। अगर पेशेंट ऐसा कर रहा है तो आपने उसको दे देने जी 4 नंबर। अच्छा जी, अब अगर वो नॉर्मल फ्लेक्शन इस तरह नहीं कर रहा, अगर आपने इस तरह पिंच किया है और पेशेंट इस तरह कर रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिकॉर्टिकेट पोजीशन। अब नॉर्मल फ्लेक्शन भी इसको कहते हैं, पेशेंट प्रोनेशन कर रहा है, तो इसको आपने दे देने हैं जी 3 नंबर। अच्छा जी, अब अगर वो जो मैंने आपको फ्लेक्शन बताई, ठीक है, अब नॉर्मल फ्लेक्शन अगर पेशेंट वो नहीं कर रहा, अगर आप पेशेंट को यहाँ पे स्टिमुलस दे रहे हैं और पेशेंट इस तरह, आप इस पॉइंट पे देखें, इस तरह पेशेंट अपनी जो हाथ है उसको एक्सटेंड कर रहा है, दोबारा ये देखें, ये इस तरह अपने हाथ को एक्सटेंड कर रहा है। अगर एक मरीज़ इस तरह कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, इसको हम डीसेरिब्रेट कहते हैं, इसको आपने दे देने 2 पॉइंट्स। और अगर ये यहाँ पे कहने पे पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसको आपने दे देना है 1 पॉइंट। अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि अब आपने पेशेंट को कहा कि जी मुंह खोलें या मेरे हाथ को पकड़ें, पेशेंट वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस पर आपने दे देने पेशेंट को 6 पॉइंट। उसके बाद अगर पेशेंट इस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपने पेशेंट को पेन स्टिमुलस देना है, ट्रेपेजियस पे आपने पिंच करना है। अगर पेशेंट अपने हाथ उस पिंच वाली साइड की तरफ लेके जा रहा है, लोकलाइज कर रहा है पेन को, आपने 5 नंबर दे देने हैं। अगर वो लोकलाइज नहीं कर पा रहा, उसके हाथ पे फ्लेक्शन हो रही है,
तो आपने दे देने 4 पॉइंट्स। अगर फ्लेक्शन नहीं हो रही है, वो फ्लेक्शन करके हाथ अपना पेट की तरफ प्रोनेट कर रहा है, तो उस पे आपने पेशेंट को दे देने 3 पॉइंट्स। और अगर यहाँ पे पिंच करने पे वो अपना हाथ इस तरह एक्सटेंड कर रहा है तो आपने उसको दे देने 2 पॉइंट्स। और अगर प्रेशर देने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपने मरीज़ को दे देने जी 1 पॉइंट। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपका जो एग्जामिनेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको याद होगा कि आँख के हमने 4 नंबर दिए थे, 4 नंबर हो गए। मुंह के बोलने के हमने 5 नंबर दिए थे, 5 और 4 9 हो गए। और जो मोटर रिस्पॉन्स था उसके हमने 6 नंबर दिए थे, 9 + 6 15। मतलब जो ग्लासगो कोमा स्केल है उसके टोटल मार्क्स हैं 15। अगर पेशेंट सही तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके जहन में है कि मैंने जी इसको आँख के रिस्पॉन्स के इतने नंबर दिए थे, बोलने के इतने नंबर दिए थे, मोटर के इतने दिए थे, आपने उनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आपके पास एक नॉर्मल बंदा है, यानी कि ये एक नॉर्मल बंदा है, इसमें 15/15 बनेंगे। अगर 15/15 है मतलब बंदा बिल्कुल ठीक है, सही है। अगर एक एमरजेंसी में आपके पास वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में कि अगर ये कम हो, जीसीएस कम है, लेट्स सपोज एक बंदा आपके पास आया 13 जीसीएस के साथ, तो उसमें आप क्या कहोगे, उससे आप क्या नतीजा अखज़ कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आपके पास एमरजेंसी में एक बंदा आया है, आपने उसका जीसीएस स्कोर एग्जामिन किया है, वो 13 है। 13 से 15 के दरमियान अगर है तो आप कहेंगे कि इसमें माइनर ब्रेन इंजरी है। अगर 8 से 13 के दरमियान में तो आप कहेंगे, 9 से 13 या 8 से 13 तो आप कहेंगे कि मॉडरेट टाइप ऑफ जो आपकी ब्रेन इंजरी वो है। अगर किसी पेशेंट में जीसीएस स्कोर 8 से कम होता है तो उसमें सीवियर ब्रेन इंजरी होती है। और इस तरह की इंजरी में आपने जो आपका ये रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको सिक्योर करना होता है। आपने जस्ट ये कह देना है। अब वो सिक्योर में अगर आपको मैं इस लेवल पे सिखाने लग जाऊंगा तो वो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो आपने जस्ट ये कहना है कि अगर हमारा जीसीएस स्कोर 8 से कम है तो हमने एयरवे को सिक्योर करना है, ठीक है। वो सिक्योर करने का ये मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई बाहर से चीज़ इस तरह की देनी है कि अब पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो आपने बाहर से उसको ऐड देनी है। जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट होते हैं, उनको वो बाहर से सपोर्ट देते हैं, ठीक हो गया। आपने जस्ट ये कह देना है कि हमने पेशेंट का एयरवे सिक्योर करना है। और 3 से कम स्कोर है तो पेशेंट डीप कोमा में है, ठीक हो गया। ये जीसीएस था। आपने अपने आखिर पे एग्जामिनेशन पे आपने अपने जो होगा आपका एग्जामिनर होगा उसको बता देना है कि जी मेरे पेशेंट का जीसीएस स्कोर ये है। या उसके अलावा आप लिख भी सकते हैं। अगर आप लिखते हैं जीसीएस स्कोर को तो वो आप इस तरह लिखते हैं, जो आपके सामने अभी पिक्चर आ रही है, E4V5 और जो M है वो 6, ठीक है। अब आई था, आई में अगर आपने 3 स्कोर दिए हुए हैं तो 4 की जगह पे आप 3 लिख देंगे। इस तरह वी में आपने जितने स्कोर दिए हुए हैं वी के नीचे वो लिख देंगे। और आखिर पे जो मोटर है एम, उसके जितने आपने स्कोर दिए हुए हैं वो लिख देंगे। ये एक नॉर्मल एग्जामिनेशन का तरीका होता है। यहाँ पे आपका जीसीएस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है।